स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन यूनिट। ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, कैपलर्स ने ग्रेविटेशन में हमें क्या समझाया था, ग्रेविटेशन मतलब उसका क्या रोल रहा था, ये सारी चीज़ें हम लोग ग्रेविटेशन टॉपिक में समझेंगे। आइए बेटा हम समझते हैं। सो ग्रेविटेशन चैप्टर में हम सबसे पहली टर्म समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। ये एक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि बॉडीज़ के बीच में रहता है, उनके मास के अकॉर्डिंगली लगता है, ड्यू टू इट्स मास के कारण होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है अट्रैक्टिंग फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, कंजर्वेटिव होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर का, ये डिपेंड नहीं करता है मीडियम पे। ये फोर्स अनअफेक्टेड रहता है बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी, इस पर कोई थर्ड बॉडी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन ने बोला था कि अगर दो बॉडीज है, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है और जो कि r डिस्टेंस पे सेपरेट है, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों मास के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है, हमने कांस्टेंट पढ़ रखा है, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट आता है g। तो F इक्वल्स टू क्या मिलेगा बेटा? g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। g को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर kg इनवर्स 2। और यही अगर आपको CGS में पूछी जाए तो 6.67 इंटू 10⁻8 9 सेंटीमीटर पर ग्राम स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला m इनवर्स L क्यूब T इनवर्स 2। नाउ ये था डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू होती है g इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। g इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। देखो बेटा मैं डेराइव करके बताती हूँ कैसे है ये। स्क्वायर, ठीक है। और एक और फोर्स पता है वेट के कारण होता है mg। दोनों फोर्स के इक्वल है तो दोनों की वैल्यूज आप कंपेयर करेंगे तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, देखो आ गया, स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ये रिलेशन होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में कभी आए तो आपको यही वाला डेरिवेशन करके आना रहेगा बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अब जैसा कि आपको पता है कि अर्थ हमारी एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप नहीं है, थोड़ा सा एलिप्स बोल सकते हैं, एलिप्टिकल शेप है उसका। तो इक्वेटर और पोल पे उसकी डिस्टेंस क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, ठीक है। तो इक्वेटर की डिस्टेंस मैंने क्या मान ली है? आर ई, और पोल की मैंने मान ली आर पी। इस पे वैल्यू की ग्रेविटी की वैल्यू मान ली जी ई और इस पे मान ली जी पी। तो अब हमें पता है जी पी क्या हो जाएगा? जी एम बाय आर पी स्क्वायर। ऐसे ही वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या हो जाएगा? जी इक्वल्स टू जी एम आर ई स्क्वायर, ठीक है बेटा। नाउ अब दोनों को डिवाइड कर दो, जी पी अपॉन जी ई कर दो, तो जी पी अपॉन जी ई इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर पी स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर। जी एम से जी एम कैंसिल, तो जी पी अपॉन जी ई इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर होगी थर्ड। क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा कि जो आर ई है वो ग्रेटर देन है आर पी के, लेकिन रिलेशन अगर आप ग्रेविटी से देखें तो जी पी ज़्यादा है जी ई से, मतलब ग्रेविटी पोल पर ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे कम, और रेडियस किसकी ज़्यादा होती है? इक्वेटर की ज़्यादा होती है और पोल की कम होती है। तो आर ई माइनस आर पी की वैल्यू हम 21 किलोमीटर मान के चलते हैं और जी पी माइनस जी होता है 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं बेटा, ठीक है। नाउ बेटा रो आपने मान रखा है डेंसिटी ऑफ अर्थ है, तो जी इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर हो गया। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को हमने लिख दिया बेटा m से। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर शेप कंसीडर कर लें, अगर स्फेयर मतलब एग्जैक्टली नहीं लेकिन वो हम मान के तो चल सकते हैं वॉल्यूम के लिए उसको, तो 4/3 आर क्यूब। तो यहाँ से मास कितना हो जाएगा? 4/3 आर क्यूब इंटू रो हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जी की वैल्यू हो जाएगी जी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन में आर स्क्वायर। जी से कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा? 4/3 पाई जी रो आर, ठीक है। नाउ रो इक्वल्स टू 3g
4 पाई जी आर, जी की वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल जी की भी पता है आपको, रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है आपको। जब आप सॉल्व करोगे तो डेंसिटी निकल के आएगी 5500 kg पर मीटर क्यूब। मास ऑफ अर्थ पता है जी इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर, तो एम हो जाएगा जी आर बाय स्क्वायर जी। ये एग्जैक्टली हम अप्रॉक्स मान के चले तो 6 × 10⁻24 kg होता है। नाउ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू हाइट। अगर कोई बॉडी है जो कि किसी हाइट पर है तो ग्रेविटी की वैल्यू उस पर क्या चेंज होगी। तो देखो आप यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है अर्थ की सरफेस जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई, ठीक है। अब आपने एक पॉइंट कंसीडर करा है जो कि किस हाइट पर है बेटा, एच हाइट पर है, बी पॉइंट, तो उस पर ग्रेविटी की वैल्यू मैंने मान ली जी डैश। तो ए जो है अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, जी एम बाय आर स्क्वायर। अब हाइट पर अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगी, जी डैश जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि इतनी डिस्टेंस है आर, इतनी वाली क्या बोल दी हमने, आर बोली है इतनी, और ये वाली हो गई एच। तो टोटल डिस्टेंस बी तक पहुंचने के लिए कितनी ना डिवाइड कर रहे हैं। नाउ एट एच इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अगर हाइट मैंने क्या कर दी इन्फिनिटी, तो जी एम अपॉन आर प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब ज़ीरो, किसी के भी अपॉन में इन्फिनिटी मतलब ज़ीरो, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब आप इक्वेशन को डिवाइड कर दो, जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम से जी एम कैंसिल, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, जी डैश इक्वल्स टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर हाइट बहुत कम है आर से तो जी डैश की वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, इसको मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया तो पावर -2 लिख सकती हूँ मैं। सेपरेट करोगे तो जी डैश इक्वल्स टू जी इन द ब्रैकेट 1 + h बाय आर की पावर 1/2। नाउ तो जी एच बाइनोमियल एक्सपांशन से अगर हम इसको खोले तो पावर आगे आ जाएगी, तो जी डैश इक्वल्स टू जी 1 - 2h बाय आर, ठीक है। ये होती है ग्रेविटी की वैल्यू एट हाइट। द परसेंटेज इन अगर हमें एरर निकालना है तो डेल्टा जी हो जाएगा 2h बाय आर इंटू 100%, ठीक है। अब हम यही चीज़ डेप्थ, वेरिएशन ग्रेविटी विद डेप्थ, अब हम कहाँ जा रहे हैं बेटा, डेप्थ में जा रहे हैं। तो ये हमारी अर्थ की सरफेस, हम कितनी डेप्थ तक गए, डी डेप्थ तक गए, ठीक है। ये इतना इसका वॉल्यूम है। अब रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर माइनस डी, क्योंकि टोटल थी आर और जितनी हम डेप्थ में आए वो हो गई डी, तो आर माइनस डी हो गई ये वाली। तो सेम दो ग्रेविटी वैल्यू मिलेगी, एक सरफेस पे और एक इनसाइड द सरफेस मिलेगी जो। नाउ अब बेटा जब हम डेप्थ में जा रहे हैं तो हमें पूरा पता है, वो जो हमने अभी निकाला था एम की वैल्यू वो थी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हम पुट कर देंगे तो जी की वैल्यू हो जाएगी जी इंटू रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, तो 4/3 पाई जी रो आर। ये आई है ग्रेविटी की वैल्यू। कहाँ पर, अगर हम पूरा वॉल्यूम कंसीडर करें तो सरफेस पे आइए। यही चीज़ अगर मुझे निकालना डेप्थ पे तो जी डैश इक्वल्स टू 4/3 पाई जी रो आर माइनस डी हो गई इक्वेशन नंबर 3। डिवाइड कर दो थर्ड से सेकेंड को, सब कैंसिल, आर माइनस डी बाय आर बचेगा, तो जी डैश इक्वल्स टू जी, सेपरेट करो आर बाय आर माइनस डी बाय आर, तो 1 - डी बाय आर इंटू जी। अब सेंटर ऑफ अर्थ पे जो डिस्टेंस डेप्थ है डी वो तो आर के इक्वल हो जाएगी, तो डी की जगह आर पुट करा तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये होता है ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ। ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। द ग्रेविटेशनल फील्ड वो स्पेस हमारे बॉडी के आसपास जहाँ पर हम ग्रेविटेशन फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाते हैं दूसरी बॉडी पर, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है यूनिट मास ऑफ बॉडी जो कि प्रेजेंट है इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। जैसे अर्थ पे मास है, अर्थ का मास है m, रेडियस है r, एक बॉडी है जिसका मास है m, उसका मतलब m है लेकिन हमने उसका यूनिट मास कंसीडर किया तो उसकी वैल्यू है 1, डिस्टेंस है r पे, तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, I इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। लेकिन अर्थ की सरफेस पे स्मॉल r और कैपिटल R तो इक्वल हो जाएगा, तो जी एम बाय कैपिटल R का स्क्वायर, ये हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। नाउ बेटा इसके बाद हमें पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड रहती है उस बॉडी के जो कि पोजीशन के कारण चेंज होता है ना ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर, उसके साथ एसोसिएट रहती है। ये इक्वल होती है न्यूमेरिकली अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव टू फॉर गिवन मास फ्रॉम ऑफ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड द ग्रेविटेशन फील्ड। मतलब वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी मास
किसी बॉडी के मास जो जिसका मास है m, उसको ग्रेविटेशन फील्ड में लेके आना है कहाँ से, इन्फिनिटी से। इसको हम डिनोट करेंगे u से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय u, ठीक है। तो ये u से डिनोट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है u इक्वल्स टू, किया है बेटा, इन्फिनिटी से हम एक मास बॉडी है जिसका मास m है उसको लेके आए। पहले हम डायरेक्ट फील्ड में नहीं ला सकते, इसलिए हम पहले b पॉइंट पे लाएंगे, फिर b थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे है dx पे, तो उसको हम लेके आएंगे a पे। जैसे ही a में आएगा तो हम बोल देंगे कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में आ चुका है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ दिख रहा है जहाँ पर b पॉइंट है वहाँ तक की डिस्टेंस है x, और जो फील्ड तक लेके आना है a के लिए वो डिस्टेंस है r। नाउ बेटा F जो लगेगा बॉडी जहाँ पर आई है वहाँ पे लगेगा, तो F इक्वल्स टू GMM बाई एक्स स्क्वायर। अब जब बॉडी को आप B से A पे लाओगे तो आपको कुछ ना कुछ स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन होता है F इंटू dx, ठीक है। तो वर्क डन हो जाएगा F इंटू dx। नाउ dw इक्वल्स टू F की वैल्यू ऊपर से देखिए आप, तो GMM बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। नाउ टोटल वर्क डन, ये तो स्मॉल वर्क डन है, मुझे टोटल वर्क डन निकालना है कितना लगा। तो कहाँ से ला रहे हो आप, इन्फिनिटी से। कहाँ तक लेके जा रहे हो, आर तक। तो लिमिट हो जाएगी, जब भी हमें स्मॉल से छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ को निकालना होता है तो हम इंटीग्रेट करते हैं बेटा। तो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर GMM बाई एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब GMM को बाहर कर दो क्योंकि वो कांस्टेंट है। 1/x स्क्वायर आपने लिया तो 1/x स्क्वायर dx, ठीक है। तो x की पावर 2 जब ऊपर जाएगी तो x की पावर माइनस का 2, ठीक है, x की पावर -2। अब इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर -2 का, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो GMM x की पावर -1 अपॉन -1 बचा। अब जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो स्क्वायर ब्रैकेट पे लिमिट्स लिखा जाती है अपर में और लोअर में। तो अपर हो गई r, लोअर हो गई इन्फिनिटी। -1 जो अपॉन में है वो उधर पहुंचा दो बाहर, तो माइनस का GMM हो गया, और x की पावर -1 लिख सकते हैं 1/x। अब एक बार अपर लिमिट पुट कर दो, एक बार लोअर लिमिट, तो 1 कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी के। तो यू डब्ल्यू जो है वो यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, यू इक्वल्स टू -GMM बाय आर। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं। एक बार हमने अपर लिमिट रखी, एक बार लोअर लिमिट, तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। सो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी होता है 0, तो वर्क डन मिला -GMM बाय आर। अब वर्क डन स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में, तो u इक्वल्स टू -GMM बाय आर। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो वर्क डन हो रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रहा है। नाउ नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको हम डिनोट करेंगे v से। सेम है बेटा डेरिवेशन, लेकिन एक छोटी सी चीज़ ये याद रखनी है, जहाँ हम बॉडी जिसका मास m था उसको लेके आ रहे थे इन्फिनिटी से, अब हमें यूनिट मास ऑफ बॉडी लेके आना, मतलब जिसका मास है 1, उसको हमें इन्फिनिटी से लेके आना है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। इसको हम डिनोट करेंगे v से, इसकी वैल्यू होती है -GM बाय आर। सेम डेरिवेशन, सेम डायग्राम करना है, बस स्मॉल m की जगह 1 हो जाएगा बेटा। तो देखिए F इक्वल्स टू होता है GMM बाई एक्स स्क्वायर, स्मॉल m की जगह हमने 1 रखा तो F मिला GM बाय एक्स स्क्वायर। नाउ वर्क डन करेंगे तो B2A dW इक्वल्स टू F इंटू dx, F की वैल्यू रखी GM अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट किया इन्फिनिटी टू r dw। GM कांस्टेंट बाहर गया, x की पावर 2 को ऊपर पहुंचाया तो x की पावर क्या हो गई -2, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन किया तो x की पावर -1 अपॉन में, एक सेकेंड बेटा, x की पावर -1 अपॉन में ये अपॉन -1, ये वाला माइनस हमने बाहर दिया तो 1/x मिला। एक बार अब अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट, तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। सो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 0। तो वर्क डन क्या मिला हमें -GM बाय आर। हमें वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होता है, हमेशा एनर्जी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा v के फॉर्म में, v इक्वल्स टू -GM बाय आर। ये होता है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ve से। ये फील्ड से और वो वापस नहीं आएगी, इसकी वैल्यू होती है ve इक्वल्स टू √2 GM अपॉन में r, ठीक है। v इक्वल्स टू √2 GM बाय r
इक्वल टू, अगर मैं कैपिटल जी की वैल्यू पुट कर दूंगी तो अंडर रूट में 2GR। क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी, इट ओनली डिपेंड्स ऑन मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट। जो कि अर्थ का प्लैनेट है ना, उसके मास और रेडियस पे डिपेंड करेगी, बॉडी के मास पे नहीं करेगी। नाउ फ्रॉम अर्थ सरफेस इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके प्रूफ के लिए हमें पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने कैसे निकाला था। तो क्या होता है बेटा, फोर्स इक्वल्स टू GMM/x²। डायग्राम में आप देख रहे हैं, आपको उसको ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर करना है। तो फील्ड से बाहर ले जाने के लिए आपको उसको x तक, A पॉइंट तक लाना पड़ेगा, फिर A से B पर लाना पड़ेगा और वो बाहर हो जाएगा। अब लिमिट यहाँ उल्टी हो जाएगी, जहाँ हम इन्फिनिटी से R में लेके आ रहे थे, अब R से उसको इन्फिनिटी कर देंगे। देखिए स्मॉल वर्क डन निकाला गया है बेटा। स्मॉल वर्क डन निकालने के बाद इस टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे उसका। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो R से इन्फिनिटी GMM/x² माइनस GMM बाहर हो गया, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन किया है, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो गया -2 + 1, फिर उसके बाद -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो x की पावर -1 अपॉन -1। अब नीचे वाला जो माइनस है बेटा, ये वाला माइनस हम दे देंगे ऊपर, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो GMM 1/∞ -1/r। फिर भी वर्क डन क्या मिला, -GMM/r मिला हमें। अब आप वर्क डन की वैल्यू मिल गई हमें GMM/r। ठीक है, इसके बाद बेटा v क्या है, एक वो वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी, जो कि जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी अगर आप प्रोवाइड करोगे तो वो फार्मूला हो जाएगा ke का ½ mve²। अब काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, तो ½ mve² इक्वल्स टू GMM/r। m से m कैंसल, तो v² इक्वल्स टू 2GM/r। अब स्क्वायर है तो उधर जाएगा स्क्वायर रूट में, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट में, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट में 2GM/r। अब हमें यहाँ पे कैपिटल G की वैल्यू पुट करूंगी तो वो हो जाएगा GR² अपॉन में m से m तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो r से r कैंसिल होके जो स्मॉल g के साथ रिलेशन मिला वो क्या मिला, v इक्वल्स टू अंडर रूट में 2GR। अब बेटा इसी पे बेस एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, वो कि क्यों नहीं है एटमॉस्फेयर मून पे। जो एटमॉस्फेयर है प्लैनेट का इज पॉसिबल ओनली, कब पॉसिबल है, जब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एटमॉस्फेयर गैसेस की क्या हो, एस्केप वेलोसिटी से कम हो। अगर इससे कम होती है तो क्या होगा, वो वहाँ पर एटमॉस्फेयर पॉसिबल है। लेकिन जो RMS वैल्यू है मून की वो बहुत बड़ी है एस्केप वेलोसिटी से, इसलिए वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है। नाउ अभी इसके बाद समझते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे बेटा VO से। किससे डिनोट करेंगे, VO से। ऑर्बिटल वेलोसिटी ये वो वेलोसिटी होती है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट थ्रू विच इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। मतलब जो अर्थ के आसपास हमारी सैटेलाइट रिवॉल्व करती है ना, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो रिवॉल्व करते हैं। इसके एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमने अर्थ की सरफेस लिए इनर, उसके आसपास एक सैटेलाइट घूम रही है जिसका मास है m, कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है। ठीक है, नाउ बेटा फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू GMM अपॉन में r², लेकिन बाहर वाली सैटेलाइट तक के लिए r प्लस h का होल स्क्वायर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग ही रहा होगा, डेफिनेटली लग रहा होगा, क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर उसको बांधे रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। तो वो क्या हो जाएगा, mv² अपॉन r। अब v क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो mvo² अपॉन में r प्लस h। अब दोनों ही फोर्स के इक्वल है, दोनों को इक्वल है तो हम इक्वल कंसीडर कर लेंगे, तो m से m कैंसिल, तो VO² इक्वल्स टू GM/r प्लस h बचा। तो VO की वैल्यू क्या मिली, अंडर रूट में GM अपॉन में r प्लस h। अब बेटा यहाँ h ज़्यादा है और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आप जो h की वैल्यू को ज़्यादा करते जाओगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो जाएगी, मतलब सैटेलाइट की हाइट बढ़ेगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर सैटेलाइट जो डिस्टेंस है वो कम कर दी हमारे अर्थ की रेडियस से, तो r प्लस h सिमिलर हो जाएगा r के, तो VO क्या मिलेगा हमें बेटा, VO मिल जाएगा अंडर रूट में GM/r। तो g की वैल्यू पुट कर दो, स्मॉल g की GM/r² होती है, तो यहाँ से कैपिटल GM की वैल्यू क्या हो गई, GR²। इसको अगर आप नीचे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, VO की वैल्यू अंडर रूट GR। अब आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास अभी और एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आई थी अंडर रूट में 2GR। ठीक है, और ऑर्बिटल आई है VO इक्वल्स टू अंडर रूट में GR। इससे हमें पता चल रहा है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी √2 टाइम्स है किसके, एस्केप वेलोसिटी से। मतलब एस्केप और ऑर्बिटल में रिलेशन होता है इस तरीके से। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। कितनी टाइप्स की सैटेलाइट होती है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड इक्वेटोरियल प्लेन। ये किसके अलॉन्ग रिवॉल्व करती है? इक्वेटोरियल प्लेन के अलॉन्ग करती हैं। इनका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, इनकी हाइट होती है 36,000 किलोमीटर। ये यूज़ होती है कम्युनिकेशन में और स्टडी करने के लिए अपर एटमॉस्फेयर के लिए। पोलार सैटेलाइट क्या होती है? ये हमेशा पोल के अलॉन्ग क्या करती है? रिवॉल्व करती है। इसकी हाइट अर्थ से होती है 500 से 600 किलोमीटर और ये यूज़ होती है स्पाइंग पर्पस से। जैसे किसी को पता नहीं हो और हम उसके ऊपर नज़र रखते हैं ना, तो वहाँ पे उस पर्पस से पोलार सैटेलाइट्स का हम यूज़ करते हैं ना। कैप्लर्स के लॉज क्या होते हैं? कैप्लर ने क्या लॉ दिए थे हमारे अर्थ सन को फोकस करते हुए? उसने क्या चीज़ें समझाई थी वो हम देखते हैं। कैप्लर ने 3 लॉ दिए थे। कैप्लर का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि सारे प्लैनेट अर्थ को सारे प्लैनेट सन को फोकस करके एक ठीक है, यहाँ पर P नियरेस्ट है और A है फारेस्ट। ठीक है, P को हम बोलते हैं पेरिहीलियन और A को हम बोलते हैं एफिलियन। ठीक है, सेकेंड लॉ ये बोलता है कि जो रेडियस वेक्टर ज्वाइन करता है प्लैनेट और सन को, मतलब जो रेडियस जो प्लैनेट और सन को ज्वाइन करती है वो स्वीप करती है इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब उसका इक्वल एरिया कवर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पूरे एलिप्टिकल पाथ के अंदर, सच दैट उसकी लीनियर वेलोसिटी तो चेंज होगी हर जगह, लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी या उसकी एरियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, यानी dA/dt। जैसे एरिया ऑफ ASB डायग्राम में आपको दिख रहा है बेटा, एरिया ऑफ ASB ये वाला पार्ट वाले एरिया और एरिया ऑफ CSD क्या रहेगा? इक्वल। ठीक है, ये सेकेंड लॉ बोलता है। अब थर्ड लॉ क्या हो रहा है बेटा? थर्ड लॉ में हमें बोला गया है, थर्ड लॉ ये बोलता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ प्लैनेट, जो भी टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन से जो एवरेज डिस्टेंस दी गई है उसके क्यूब के। तो T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। ये होता है कैप्लर का थर्ड लॉ। अब इसका प्रूफ करना है तो हमने एक स्मॉल m लिया, मास ऑफ सन, कैपिटल M लिया मास ऑफ सन, स्मॉल m प्लैनेट का ले लिया, R रेडियस ऑफ ऑर्बिट ले ली, T टाइम पीरियड है, V हो ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब मोशन ऑफ प्लैनेट के लिए हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके कारण प्रोवाइड होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो सेंट्रीपिटल और ग्रेविटेशनल इक्वल हो जाएंगे तो mVo²/r इक्वल्स टू GMM/r²। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, r से r कैंसिल, तो VO क्या मिला? GM/r। अब स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड तो VO है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव कर2πr/t। अब इस VO की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करी हमने तो 2πr/t का होल स्क्वायर इक्वल टू GM मिला। स्क्वायर करा 4π²r² इक्वल टू GM/r बेटा। यहाँ से मुझे इस तरीके से अरेंज करना है कि T² अकेला रहे और सारी वैल्यू R के पास पहुँच जाए। तो T² इक्वल्स टू 4π² इंटू R³। आप नोटिस करें तो 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, कैपिटल G की वैल्यू भी कांस्टेंट है और मास ऑफ सन भी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम सारे कांस्टेंट को हटाए तो प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। तो T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ जो कि होता है कैप्लर का थर्ड लॉ। ये होता है कैप्लर्स थर्ड लॉ डेरिवेशन। K की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे 4π²/GM। सो K इक्वल्स टू 4π² में GM क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या देखा बेटा आज के टॉपिक में? हमने ग्रेविटेशन चैप्टर समझा जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। उसके बाद हमने ग्रेविटी की वैल्यू डेप्थ के कारण क्या होती है, हाइट के कारण क्या होती है ये समझी। एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। उसके बाद हमने कैप्लर्स के लॉज को समझा। तो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू बेटा।